Hello and welcome to the class. So today I'll be talking about the political parties and the election system in India, right? तो बहुत सारी पार्टीज आपने नोटिस की होंगी. कांग्रेस इज देयर, बीजेपी इज देयर, सीपीआई, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है. नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर, लाइक मशरूम की तरह दे आर पॉपिंग अप टाइम्स एंड अगेन. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या कुछ हमारा जो सिस्टम है तो उसमें क्या प्रोविजन है इनके लिए, लाइक व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, कितनी तरह की होती हैं, राइट? और इंडिया में जो सिस्टम है वो कैसा है पार्टी सिस्टम, वो डिस्कस करेंगे अभी हम. फॉलोड बाय इलेक्शंस की इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है, द इलेक्शन कमीशन, राइट? और किसको वोट कास्ट करने का राइट है ना? तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए वो हम बात करेंगे. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? सिंपल है, आपको पता है. उसको थोड़ा सा आपको डिफाइन करना आना चाहिए कि अब तक क्वेश्चन आ जाता है ऐसा. एट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, पता ही ये तो होता है कि भीड़ है लोगों की, कुछ लोग हैं जो इनका ग्रुप बनाया हुआ है, किस लिए? दे आर यूनाइटेड इन अ स्पेसिफिक पॉलिटिकल कॉज और ओपिनियन, ठीक है. और वो चाहे नेशनल लेवल पे हो या रीजनल लेवल पे हो, किसी पॉलिटिकल कॉज के लिए, किसी पॉलिटिकल कारण की वजह से, राजनीतिक कारण की वजह से वो इकट्ठा हुए हो. करते क्या है वो, द ट्राई टू गेन द पॉलिटिकल की. उनको पॉलिटिकल माइलेज चाहिए. कैसे चाहिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. जो तरीका ये अपनाएंगे दैट वुड बी द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लीगल मेथड से. लीगल मेथड क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए. जिसको लॉ प्रोवाइड करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे, उस तरीके से ये अपने जो लक्ष्य है उनको पाने की कोशिश करेंगे, जो इनका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट? राइट. तो उसके अलावा ये कहा जाता है कि जो रूलर है, मीन्स द गवर्नमेंट, द किंग, और जो सब्जेक्ट हैं उसके, द पब्लिक, उनके बीच का लिंक जो है वो पॉलिटिकल पार्टी होती है. अब ये सारा कुछ करती कैसे, किसने गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, जो रूलर है और रूल्ड है उनके बीच का लिंक बनना है कॉन्स्टिट्यूशन मेथड से, ये इसने अचीव करनी चीजें. तो उसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं. किस चीज के लिए? गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए, पब्लिक ऑफिसेज के लिए. पॉलिसी बनाते हैं, पब्लिक एजेंडा जो है वो सेट करते हैं, और लोगों की जो सपोर्ट है वो मोबिलाइज करते हैं, राइट? तो उस तरह से ये अपना काम करते हैं. कितने तरह की होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? सो अगर देखें तो सिंपल ऐसे याद रख लीजिए, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है, और एक सेंटर में होती है. ऐसे तीन होती हैं, तो लेफ्ट, राइट और सेंटरिस्ट. जो लेफ्ट है उनको कहते हैं रेडिकल, और जो राइट है इनको कहते हैं कंजर्वेटिव. तो रेडिकल वो होते हैं जो चेंज चाहते हैं, जिनको आज का सिस्टम पसंद नहीं है, वो बदलना चाहते हैं, वो है रेडिकल्स. अब लेफ्टिस्ट आपने सुने होंगे. लेफ्टिस्ट कौन है? लेफ्टिस्ट वो सीपीआई वाले, सीपीआई, सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली, है ना? कम्युनिज्म है ये. कम्युनिज्म कहाँ से आया? सोशलिज्म से निकला है. सोशलिज्म कहाँ पे था? सोशलिज्म था रशिया में, अगर आपको शायद पता हो. सोशलिज्म रशिया से निकला. वो 1917 में वहाँ एक रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद ही आया रशिया. उस टाइम वो यूएसएसआर बना था, यही है ना. उस टाइम किंग हुआ करता था बेसिकली. सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा होगा प्रियम्बल में. सोशलिज्म वो होता है जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे. मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे जमीन है जिस पे आप खेती करते हैं, राइट? वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है. उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री, दैट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है, कंपनीज है. सो अगर ये सारी चीजें, मार्केट है, सब चीज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, दैट इज सोशलिज्म, राइट? उसके अपोजिट होता है कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म, व्हाट्स देयर इन द कैपिटलिज्म? यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पे जो मार्केट फोर्सेस हैं, मार्केट फोर्सेस वो कंट्रोल करती हैं. तो अगर सिंपल आम आदमी की भाषा में बात की जाए तो ऐसा, यहाँ पे जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का है, सिंपल.
सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, है ना। फैक्ट्रियां गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, जमीन कंट्रोल करेगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, किसी की कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं होगी, यहाँ पे सारा कुछ प्राइवेट होगा। जितनी भी कंपनीज हैं गवर्नमेंट की नहीं होंगी, जितने भी खेत हैं खलियान हैं जो प्राइवेट लैंड है वो सब इंडिविजुअल्स की होंगी, किसी गवर्नमेंट का नहीं होगा। तो उसी वजह से देखिए यहाँ पे आपको रिच क्लास अलग नजर आएगी, यहाँ पे रिच क्लास नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, सब बराबर से नजर आने लगेंगे आपको। ऐसा इंडिया में है नहीं, इंडिया में दोनों का मिक्सचर है, इंडिया में कैपिटलिज्म भी चलता है और इंडिया में सोशलिज्म भी चलता है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडिया के उसको मिक्स्ड सोशलिज्म। मिक्स्ड है हमारा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ में बहुत सारी चीजें इनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और बहुत सारी चीजें जो हमने प्राइवेट की हुई हैं। हाँ वो अलग बात है कि अब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है, कि जितने पहले सेक्टर थे इंडस्ट्री के वो कम कर दिए गए, अब उनमें कौन आ गया, प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके हैं। जैसे इवन डिफेंस, पहले डिफेंस जो था सिर्फ और सिर्फ किसका था, गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ही डिफेंस प्रोडक्शन किया करती थी। एरोनॉटिक्स कौन किया करता था, आर्म्स एंड एम्युनिशन कौन किया करता है, सिर्फ गवर्नमेंट। अब कौन आ गया, डील हो रही है कि जो प्लेन है वो कौन बनाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे, है ना। डिफेंस में कौन आ गया है, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं। तो ये चीजें हैं। एनी हाउ, तो हम बात करें लेफ्ट राइट और सेंट्रिस्ट की, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो जो रेडिकल है वो है लेफ्टिस्ट, जो राइटिस्ट हैं, है ना, ये कौन है, ये कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव जो कंजर्व करना चाहते हैं। कंजर्व का मतलब क्या है, स्टेटस को, कि भाई जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको चलने दो, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, हमारा सिस्टम बहुत ही अच्छा है। हमारा एग्जाम्पल है बीजेपी। और ये किस लेवल तक एक बार चले जाते हैं कंजर्वेशन में या कंजर्वेटिव आइडियाज में, कि आज का नहीं, इवन जो पुराना है जिसको कहते हैं रामराज, रामराज वापस लाएंगे और रामराज होना चाहिए, वो बहुत अच्छा टाइम था और वही रहना चाहिए। सो दे बिलीव इन द स्टेटस को। जो तीसरा है जो बीच का है वो है सेंटरिस्ट, सेंटर में है। ये कौन है, ये लिबरल्स हैं, खुले विचारों के लोग हैं, और इनको क्या लगता है कि ना तो रेडिकल आइडियाज चाहिए हमें, राइट, ना कंजर्वेटिव आइडियाज चाहिए, जो है एग्जिस्ट करती हैं चीजें उनमें रिफॉर्म की जरूरत है तो वो किए जाएं बस। प्रॉब्लम्स देखिए, उनको रिफॉर्म कीजिए। और इसका एग्जांपल क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी है, दिस इज लिबरल पार्टी, दिस इज सेंट्रिस्ट पार्टी। तो ऐसे इस चीज को समझ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट, राइट। चलिए, सो यहाँ दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी, द रेडिकल और द लेफ्ट पार्टीज, कि ये करना क्या चाहती हैं, दे वांट टू एस्टैब्लिश अ न्यू ऑर्डर बाय ओवरथ्रोइंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, कि जो भी सिस्टम है वो अच्छा नहीं है उसको हटाइए, एंड दैट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय सम न्यू इंस्टीट्यूशन, न्यू सिस्टम। और एग्जांपल है सीपीआई सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट। दूसरे कौन से हैं, सेंट्रिस्ट और द लिबरल, which aim at reforming the existing institutions, कि जो एग्जिस्ट कर रही चीजें उनको वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, सुधार चाहते हैं। कांग्रेस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस। एंड द थर्ड वन इज द कंजर्वेटिव, द राइट पार्टीज। ये किस में बिलीव करती हैं, स्टेटस को में, मीन्स नो चेंज, दे डू नॉट वांट एनी चेंज, कि जो है भाई बढ़िया है चलने दो, बीजेपी कुछ ऐसी ही कही जाती है एज पर द पॉलिटिकल एनालिस्ट। फिर सवाल आता है कि जो पार्टी सिस्टम है कंट्रीज के कितनी तरह के होते हैं। देखिए कुछ कंट्रीज जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, दूसरी पार्टी रूल नहीं करती है, तो कहीं पे एक होगी। कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियां होती हैं, और कुछ ऐसे होती हैं जहाँ पे बहुत सारी होती हैं, 2 3 4 5 10 50 60, तो उसको कहते हैं मल्टी पार्टी। तो ये तीन तरह के सिस्टम है, तीनों को पढ़ लेते हैं, मल्टी पार्टी, राइट। तो सिंगल पार्टी क्या है, जहां पे सिर्फ एक पार्टी एग्जिस्ट करेगी, वहां पे अपोजिशन कोई नहीं होगी। अब इसका फायदा नुकसान क्या है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग होगी यहाँ पे, अगर अपोजिशन नहीं होगी तो जो चाहे वो पॉलिसी बनाएगी, जैसा चाहे वो अपनी जो है चीजों को लेकर आएगी, राइट। बट उसका एक नुकसान ये है कि गवर्नमेंट वहां पे ऑटोक्रेटिक हो सकती है, तानाशाह हो सकती है, डेस्पोटिक हो सकती है। वहां पे जो डेमोक्रेटिक चीजें हैं, डेमोक्रेसी है, लोगों के राइट्स हैं, वो शायद दबा दिए जाएं, क्योंकि उनको कोई अपोज करने वाला वहां पे नहीं है। और ऐसे जो चीजें क्या है वहां पे, सिस्टम टोटलिटेरियन कहते हैं, सारा कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। चाइना उसके एग्जाम्पल है, पहला जो पुराना यूएसएसआर था, तो वहां पे यही था, कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, बस एक ही पार्टी चलती थी वहां पे। देन कम्स द बाई पार्टी सिस्टम। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे यूएस है,
यूके है, तो यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, है ना। एक सुना होगा आपने लिबरल्स और कंजर्वेटिव के, टॉरी, कुछ ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे। तो दो पार्टी डोमिनेट करती हैं इस सिस्टम में, तीसरी पार्टी नहीं होती है, ताकि एक गवर्नमेंट भी रहेगी और एक ऑपोजिशन भी रहेगा, है ना। तीसरा जो सिस्टम है दैट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम में वी हैव अ नंबर ऑफ पार्टीज। जैसे इंडिया है, कितनी पार्टीज हैं? अरे पता नहीं कितनी पार्टीज हैं, है ना, मैंने गिनी नहीं बैठ के। देयर इज अ कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, है ना, इनेलो, पता नहीं कितने सारे, जितने मर्जी नाम ले जाओ। अन्ना द्रमुक की पार्टी, एआईडीएमके, डीएमके थी एक पहले, है ना। तो बहुत सारी है। तो ऐसे सिस्टम में क्या हो सकता है? वहां पे बहुत सारी पार्टीज होंगी जो कोलिशन एक्सक्यूज मी, यानी कि मिल के 3 4 10 पार्टी, 20 पार्टी मिलके सरकार बनाएंगी। फायदा नुकसान भी होगा उसका। यस, फायदा ऐसा होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो मिली जुली होगी तो सभी की सुनी जाएगी। उनको डर होगा कि अगर हमने बात ना सुनी तो गवर्नमेंट की सपोर्ट वापस ले ली जाएगी, और गवर्नमेंट हमारी जो है वो फेल हो जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, है ना। तो नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि जो ऐसी गवर्नमेंट होगी वो इनस्टेबल होगी जी। इनस्टेबल होगी, उसको डर रहेगा कि कभी भी वो गिर सकती है, और गिर भी जाती हैं। तो इंस्टेबिलिटी जो है वो रहती है इनमें। अब फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, इंडिया, तो यहाँ पे जो है मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। और यही पार्टी यहाँ पे जो आपका पॉलिटिक्स है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं, और एक एक्टिव रोल ये प्ले करती हैं। तो अब अगर इंडिया की मैं बात करूं, लाइक इंडिया का जो पार्टी सिस्टम है वो कैसा, उसके फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले यही है कि इंडिया मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज है। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज हैं। दूसरा, जो वन पार्टी डोमिनेंस है वो डिक्लाइन हो चुका है, जैसे कांग्रेस सिस्टम। कोलिशन है, पार्टीज जो हैं सोशल क्लीवेज पे हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे है, इंपॉर्टेंस स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज की है। और यहाँ पे डिविसिव टेंडेंसीज हैं या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज हैं। ये चीजें क्या है, वन बाय वन लेट मी डिस्कस। लाइक द मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एक्चुअली क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरह के एरियाज हैं, अलग अलग तरह की वहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। तो उस वजह से कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो बहुत सारी पार्टी बन जाती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज आ जाती हैं। कहा जाता है कि मोर देन 70 पोलिटिकल पार्टीज यहाँ पे थी जब पहला इलेक्शन हुआ था तभी। और अब आज की डेट में क्या है, बहुत सारी रीजनल है और बहुत सारी नेशनल हैं। दूसरा है कि जो सिंगल पार्टी सिस्टम था वो डिक्लाइन हो गया। फॉर एग्जाम्पल द कांग्रेस सिस्टम। अगर आपने कभी एनालाइज किया और देखा हो ध्यान से कि 1977 तक कांग्रेस डोमिनेट करती रही, दूसरी कोई सरकार नहीं बना पाई। 1977 में क्या हुआ था, पहली बार जनता गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि एक जो डोमिनेशन थी कांग्रेस की सिंगल पार्टी की वो टूट गई थी, है ना। बट उसके बाद दोबारा बनी वो। बट 89 यानी कि राजीव गांधी के बाद जो है गवर्नमेंट कभी उस तरह से स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना पाई, जिसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनके पास आई हो, क्लियर कट वोट्स उनके पास आई हो। तो अब सिस्टम जो है वो बदल गया है, किसी एक पार्टी की डोमिनेंस नहीं है, मल्टी पार्टी है, और वो डोमिनेट करने की कोशिश करती। तो वो सिस्टम क्या होता है, उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट जो बहुत सारी पार्टीज, जैसे 4 पार्टी हैं या 10 पार्टी हैं, वो मिल के, क्योंकि एक पार्टी के पास इतनी सीट नहीं थी लोकसभा राज्यसभा में, या सिर्फ लोकसभा में, कि वो कितनी चाहिए होती है, 50%+1 चाहिए होती हैं, यानी कि करीब 272 कुछ ऐसे होता है नंबर, उतनी चाहिए होती है कि वो सीट्स ला पाती हैं। तो कितनी, मान लीजिए 10 पार्टी के पास मिला के इतनी सीट्स थी कि 280 सीट्स थी। तो जो सरकार बनेगी वो 10 पार्टी ने मिलकर बनाई, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। और 89 से हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट बन रही है वो कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है। जैसे यूपीए था पहले, याद होगा, तो वो ऐसे ही थी, बहुत सारी पार्टी से मिलकर यूपीए की सरकार बनी। यूपीए दिस नॉट पार्टी, इट वाज अलायंस ऑफ सेवरल पार्टीज, है ना, जिसमें कांग्रेस जो थी लीडिंग थी बेसिकली। फिर जो हमारे यहाँ पार्टीज हैं वो सोशल एस्पेक्ट पे बनी हुई हैं, जैसे आपने देखा समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल है, ये किस उस पे बनी हुई है,
अरे ये कोई नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ी प्रमोट करने के लिए बनी हुई है कि इन्होंने देश का भला करना है और वो करना है, और या इनके जो एजेंडाज हैं वो देश के लिए हैं। अगर देखें, अकाली दल सिर्फ सिख उनको प्रमोट कर रहे हैं, है ना। बहुजन समाज पार्टी की शेड्यूल कास्ट को, समाजवादी पार्टी ये भी एक वहाँ का जो पर्टिकुलर है, यादव यादव कुछ कम्युनिटीज समथिंग लाइक दैट। तो एक पर्टिकुलर एरिया को, पर्टिकुलर रीजन को सर्व, उसको केटर करने के लिए इनके इंटरेस्ट हैं, या उसके इंटरेस्ट को केटर करने के लिए बनी हुई हैं। दीज आर नॉट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। जो इनके आइडियाज हैं, अब कैसे हैं, सोशल उस पे जा रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं। तो इसका एक नुकसान ये है कि रीजनलिज्म जो है वो बढ़ता है। जब रीजनलिज्म बढ़ेगा ना कहीं भी, तो उसका नुकसान क्या होगा, जो आपका नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म की फीलिंग है, इंडिया की जो फीलिंग है वो खत्म होती जाती है। आपने सुना होगा लोगों को कि ऐसी पंजाबियां, है ना, हम हरियाणवी हैं, हम बंगाली हैं, वो बिहारी है, वो राजस्थानी है। अब ये क्या होगा, आपने डिवाइड कर दिया लोगों को। वी आर नॉट इंडियंस एनी मोर। ये नहीं कहते हम सभी हिंदुस्तानी हैं, वो कहते तो हिमाचली है, ये राजस्थानी है। अब ये क्या है, आपने लोगों को डिवाइड कर दिया है। जब डिवाइड कर दे तो यूनिटी खत्म होती जाएगी, इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, फिर इंडिया का आइडेंटिटी खत्म हो रही है। और ये नुकसान है जो हम इश्यूज देख रहे हैं आज की डेट में, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, द रीजनल आइडेंटिटीज, जिसको प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, कोई और कर रहा हो, राइट। फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या है कि आजकल हमारे यहाँ पे सिस्टम अक्सर देखने को मिलता है कि पार्टी बहुत सारी हैं, तो वो क्या होता रहता है, अक्सर टूटती रहती हैं, स्प्लिट होती रहती हैं। कि एक पार्टी थी कांग्रेस से, कुछ लोग निकल गए, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले कुछ महीनों में, बहुत सारे लोग जो थे, कोई चीफ मिनिस्टर, वो भी निकल निकल के चले गए, और कहाँ चले गए, एक नई पार्टी बने, दूसरे के साथ मर्ज हो गए। तो दो पार्टी मिल भी जाती हैं और एक पार्टी टूट भी जाती है। तो कुछ ऐसा चल रहा है, प्लस और यहाँ माइनस, राइट। जैसे कांग्रेस है, इसके स्प्लिट कई बार हो चुके हैं। वो एनसीपी है, नेशनल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसी से बनी हुई है, शरद पवार आई बिलीव इज द लीडर। चलिए, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे स्टेट पार्टीज हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। जैसे यूपी में है, देयर इज बहुजन समाज पार्टी, सुना होगा आपने। तमिलनाडु में आपने सुना होगा अन्ना द्रमुक वाली, एआईडीएमके, डीएमके, है ना। तो नेशनलिज्म जो था, जो मैंने बात की, नेशनल पार्टीज, उनकी प्रेजेंस वीक होती जा रही है। तो रीजनल पार्टी स्ट्रांग हो रही हैं, विच इज नॉट गुड। फिर सेंट्रलाइजिंग एंड डिविसिव टेंडेंसीज। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरफ तो मल्टीपल पॉलिटिकल डिविजन हो रही इंडिया में, है ना। तो उस वजह से अब जरूरी हो गया उन पार्टीज के लिए कि वो सपोर्ट लेके रखें हर सेक्शन का। तभी वो अलग अलग सेल बने होते हैं ना, कि माइनॉरिटी सेल है इस पार्टी का, माइनॉरिटीज को भी खींचिए, ऐसे कर करके वो क्या होता है, वो सेंट्रलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। और बट कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा, वो लोगों के पास जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको रिलीजन के नाम पे, उनको लैंग्वेज के नाम पे डिवाइड करके पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात करती हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसा चलता रहता है, राइट। चलिए, सो वो था हमारे इंडिया का सिस्टम। अब जो पार्टीज हैं आपकी, पॉलिटिकल पार्टी जिनको हम कहते हैं, उनको, वो कैसे बनती हैं, सिंपल सा मतलब ये है, यहाँ पे रिकॉग्निशन कैसे मिलती है, कौन करता है, कैसे बनती है, बनाइए और रजिस्टर करा दीजिए, तब उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, तब कहा जाएगा कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी। नहीं तो एक मैं अपना दल बना लेता हूँ, है ना, आम दल खास दल बन गया दल, तो ये बन गई पॉलिटिकल पार्टी। आया राम गया राम, ये एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। चलिए, अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होगा, किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, की इलेक्शन लड़ना है भाई, ऐसी पार्टी बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है, तो तब उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। और रिकॉग्निशन किस लेवल पे मिलेगी, वो देखा जाएगा कि वो नेशनल लेवल पे की पार्टी है या स्टेट पार्टी है। वो देखा जाएगा कि उसने परफॉर्मेंस कैसी दी है इलेक्शन में। यस, तो यहीं से सवाल बनता है एग्जाम का, जो आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे स्टेट पार्टी किसे कहते हैं और नेशनल पार्टी किसे कहते हैं, या स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए, जैसे कांग्रेस है नेशनल पार्टी, समाजवादी पार्टी एक स्टेट पार्टी, अकाली दल क्या है, आई डू नॉट नो, कि मुझे नहीं लगता ये नेशनल पार्टी होगी, है ना, क्योंकि पंजाब के अलावा कहाँ पे है अकाली दल, नहीं है कहीं भी। तो क्या कंडीशंस है स्टेट पार्टी के, स्टेट पार्टी के लिए ये है कि आप, जो वो इलेक्शन होगा कौन सा, एमएलए वाला, ऐसे याद रख लीजिए। तो एमएलए के इलेक्शन में 6% वो वोट जीत जाए, कि जितनी वोट हो या जितनी वोटिंग हो, उसमें से 6% वोट उस पार्टी को मिले, प्लस 2 असेंबली की सीट्स, यानी कि 2 एमएलए उनके होने चाहिए, ये कंडीशन है। या फिर 6% सीट हो कहाँ की, लोकसभा की,
और दो की बजाय एक अगर एमपी भी, यानी कि एक सीट भी वो निकाल के ले गए तो भी, तो ये एक या दो में से कोई भी पूरा हो जाए तो भी चल जाएगा। उसके अलावा तीसरा क्या है, अगर वो 3% सीट, सॉरी 3% जो है वोट, और 3 सीट असेंबली की वो ले जाएं, तो जो भी ज्यादा होगा तो वो हो जाएगा। उसके अलावा अगर वो क्या करें, हर लोकसभा सीट के लिए, लाइक कितनी सीट है लोकसभा में, रफली आप कह लीजिए 550 हैं, तो हर 25 सीट के लिए अगर वो एक सीट ले आते तो 25 इसको डिवाइड कर दीजिए ना, कितनी होगी, रफली 22 हो गई। 25 से अगर कर देंगे 22, तो अगर वो 22 सीट जीत जाते हैं लोकसभा के इलेक्शन में, जो कि बहुत मुश्किल है, तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी, राइट। तो ये है उसका क्राइटेरिया कि जैसी उसकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर नेशनल पार्टी कैसे कहते हैं, सबसे अगर कुछ नहीं तो ये याद रख लीजिए, अगर एक स्टेट पार्टी है और वो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन जाती है तो उसको नेशनल पार्टी कहा जा सकता है, या वो नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी। उसके अलावा ये, या तो वो लोकसभा के इलेक्शन में या विधानसभा के इलेक्शन में, एमपी एमएलए का कोई भी इलेक्शन, उसमें 6% वोट वो ले जाए, 6% वोट, और 4 सीट ले जाए वो, ठीक है, कौन सी, लोकसभा की सीट्स। तो अगर 4 सीट वो लोकसभा की ले गई तो उसको नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब वो कांग्रेस के बराबर आ जाएगी, बीजेपी के बराबर आ जाएगी। या फिर 3 सीट लोकसभा की जीते और 3% वोट लोकसभा की हो उसकी, और उसके जो कैंडिडेट हैं ये यहाँ के, 3, सॉरी लोकसभा की जो सीट्स हैं, 3% वो कहाँ से होनी चाहिए, 3 स्टेट से होनी चाहिए, तब वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो ये तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तो वो क्या बन जाएगी, वो नेशनल पार्टी बन जाएगी। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दिस इज समथिंग जो आपको फैक्ट्स हैं कुछ पता होने चाहिए, जैसे इंटरनेशनल कांग्रेस है कब बनी थी, क्या उसका सिंबल है, कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी, कॉर्नर सिकल है, सीपीआई एम, एम का मतलब मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट का मतलब क्या, कार्ल मार्क्स वाले को जो फॉलो करते फिलोसफी को, इनका कॉर्नर सिकल के अलावा इनका हैमर और सिकल स्टार भी है इनमें। बीजेपी 1980 में बनी है, लोटस है इनका सिंबल। बहुजन समाज पार्टी जो 1984 की है, हाथी है इनका सिंबल। राष्ट्रीय जनता दल जो 97 में बनी है, जो लालटेन है इनकी। और एनसीपी शरद पवार वाली 99 की है, और ये घड़ी है इनका सिंबल, और ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था, पता होना चाहिए आपको, राइट। चलिए, सो दिस इज जो आपको इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आता है इलेक्शन के बारे में, है ना। तो इलेक्शन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि संविधान जो हमारा, जो उसमें प्रोविजन है आर्टिकल 324 से 29 तक, और पार्ट जो है 15 है जिसमें प्रोविजंस दी हुई हैं। आर्टिकल 324 कहता है कि इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, 26 कहता है कि भाई आपको अडल्ट सफरेज के आधार पर जो है इलेक्शन होगा, यहाँ पे कि जो वोट जो है उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन में, कि जो 18 प्लस का हो चुका है, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, फर्क नहीं समझा जाएगा। और 327 कहता है कि अगर कोई कानून बनाना है इसे रिलेटेड, तो कौन बना सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकते हैं। पार्लियामेंट ने बनाया था, 2 लॉ बनाए हैं। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसमें सारी प्रोविजंस दी हुई हैं कि कब कैंपेनिंग स्टार्ट होगी, कब कैंपेनिंग खत्म हो सकती है, रिजल्ट के टाइम क्या करना क्या नहीं करना, इसमें डूज एंड डोंट्स हैं उनके लिए। और दूसरा एक लॉ बना है डिलिमिटेशन कमीशन 52 का, ये क्या करता है कि जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी होती है, जहां से एमएलए खड़े होते हैं, उनका एरिया, ये डिफाइन करते हैं कि कितना एमएलए का एरिया या एमपी का एरिया होगा। अगर वो चेंज करना है तो वो भी यही करेंगे। उसके अलावा एक आर्टिकल है 329। 329 क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है तो उसमें ऑर्डनरी जो कोर्ट है उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। अगर कुछ भी होता है, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो इलेक्शन पटिशन जाएगी, जो भी लॉ प्रोवाइड करेगा उसके तहत, वो हाई कोर्ट जाएगी, कहीं भी जाए, पर एज सच कोर्ट की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी उसमें, ठीक है। 323 बी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या है। ये कहता है कि जो डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शन के, उसके लिए आप ट्राइब्यूनल सेट कर सकते हैं। बाकी 136 जो है, जिसको कहते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पटिशन, ये तो हमेशा रहेगी रहेगी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को किसी को भी अलाउ कर सकते हैं कि वो पटिशन फाइल करे, राइट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि जो इलेक्शंस थे तो उसमें हमने कुछ चेंजेस लेके आए थे, अभी जो इलेक्शन होते हैं तो क्या क्या चेंजेस आए हमारे सिस्टम में, जैसे
जो एज है, पहले एज हुआ करती थी 21, 88 में अलाउ किया गया, 89 से हमारी कितनी होगी, 18 साल की उम्र हो गई है। अब 18 साल का जो बंदा है वो क्या करा सकता है, वोट डाल सकते हैं। हाँ, शादी नहीं करा सकता, शादी के लिए मिनिमम एज 21 है, ये याद रखना है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है अदरवाइज। मीन्स आप वोट डालने के लायक समझदार हो चुके हैं, शादी के लायक नहीं समझदार हुए हैं। और ये 61st अमेंडमेंट जो है उससे किया गया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को 61st टाइम अमेंड किया गया था। और 89 में एक प्रोविजन और डाली गई, वो कि अब जो वोटिंग होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और जो पहला एक्सपेरिमेंट वो 98 में किया गया मध्य प्रदेश और राजस्थान के एमएलए के इलेक्शन में। और 99 में पहली बार जो गोवा का इलेक्शन हुआ था असेंबली का एमएलए का, वो सारा ईवीएम से हुआ था। 71 में एक एक्ट, उसके बाद एक एक्ट था हमारा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 71। इस एक्ट के तहत क्या किया गया, ये चेंजेस लेके आए थे हम, कि अगर कोई पर्सन इस एक्ट के तहत उसको पनिश किया जाता है, कोर्ट कन्विक्ट करता है, सजा देता है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता 6 साल के लिए। फिर एक ये प्रोविजन डाली गई है कि जिस दिन भाई पोलिंग डे हो, उस दिन सरकारी मुलाजिमों की छुट्टी होनी चाहिए। कौन से की, जो ड्यूटी पे नहीं है, बाकियों की जो ड्यूटी पे उनकी छुट्टी नहीं होगी, कहीं वो लेके पहुंच जाए कि कानून बना है जी, हम हमारी ड्यूटी नहीं लगाई, ऐसा नहीं होगा। और उस टाइम एक प्रोविजन थी जो डाली गई, जो अभी नहीं है अभी ये, कि एक एमपी या एक एमएलए 2 सीट से इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो 4 से लड़ लीजिए। फिर एक ये चेंज किया गया, जो कैंपेनिंग का पीरियड है, पहले 20 दिन का हुआ करता है, उसको चेंज करके 14 दिन कर दिया, कि 2 हफ्ते से ज्यादा कैंपेनिंग नहीं करेंगे, है ना। और 2003 में एक प्रोविजन ये डाली गई कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा पर्सन, वो अपने जो एंटीसीडेंट्स हैं वो बताएगा, कि भाई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या है, क्रिमिनल उसके रिकॉर्ड है, कुछ असेट्स क्या है उसके पास, कितना पैसा है उसके पास, प्रॉपर्टी कितनी, वो बताएगा। 2003 में जो डोमिसाइल रिक्वायरमेंट था कि राज्यसभा का जो इलेक्शन लड़ेगा, जहां से वो लड़ेगा वहां का रेजिडेंट होना चाहिए, हटा दी गई थी, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट जो है रिमूव कर दी गई। और उस टाइम ये जो सीक्रेट बैलेट सिस्टम एंड ओपन बैलेट सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 2003 में जो लोकसभा का खर्चा है इलेक्शन का, कि एक जो एमपी को अलाउड होता है, भाई तुम इतना खर्चा कर सकते हो अपने इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया था, विधानसभा के लिए 10 लाख। अब तो ये बहुत हो चुका है, अब देख लेना, अभी ये 70 लाख के करीब होगा, कोविड के टाइम में किया था ऐसा। और ये रिसेंटली किया गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं भाई, वो गिफ्ट ले सकती हैं, चंदा जिसको कहते हैं ना, कितना, एनी अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, किससे, किसी से भी, कोई भी आके उनको गुप्त दान दे जाए, कोई सरकारी कंपनी वो भी दे जाए, तो चंदा, चंदा के नाम पे वो 100 रुपए भी ले सकते हैं, चंदा के नाम पे वो 100 करोड़ भी ले सकते हैं। सब अलाउड है उनके लिए। बस एक चीज है कि अगर 20,000 रुपए से ज्यादा आता है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि भाई कौन हमें 5 लाख दे गया है, कहाँ से आए हैं। और एक और चीज है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी इशू किए जाते हैं आजकल, कि आप कैश मत दीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज करके उनको दे दीजिए, तो उनके पास पैसा अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये भी तरीका है उनको पेमेंट करने का। एनी हाउ चंदा है तो चंदा आप भी दे सकते हैं, राइट। फिर आता है मुद्दा इलेक्शन कमीशन। ये कौन है जी, जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो हमारा संविधान कहता है, 324 कहता है कि एक इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। उसमें कौन होगा, कि उसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और जितने गवर्नमेंट डिसाइड करेगी या जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उतने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अभी कितने हैं, अभी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। पर पहले नहीं थे, कब तक, 89 तक ऐसा नहीं था। 89 में क्या हो गया, 89 में आपको याद है हमने वो बात की थी कि जो एज है वो कम कर दी गई थी, 21 से 18 कर दी गई थी। जब 21 से 18 की गई ना, तो बहुत सारा बर्डन बढ़ गया, सबकी वोटें बनानी थी, उनके नाम एनरोल करने थे। तो बर्डन बढ़ने की वजह से अकेला कहते जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो क्या क्या करेगा, है ना। तो उसके असिस्टेंस के लिए 2 मेंबर डाल दिए गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दोनों क्या, इलेक्शन कमिश्नर। तो वो इसीलिए डाल दिए गए ताकि इसका जो काम है वो थोड़ा सा डिवाइड हो सके, बर्डन कम हो सके। उसका टर्म क्या है, उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, सिंपल है, एक बार जब लग जाता है वो 6 साल के लिए लगता है जी। या उसकी एज 65 जो है वो हो जाए, कि अगर वो 50 की एज में लगा तो 56 में रिटायर होगा, अगर 62 की एज में लगा तो 65 में रिटायर होगा। तो यहाँ पे 3 साल काम किया उसने, यहाँ 6 साल किया, तो मैक्सिमम 6 साल। या वो रिटायरमेंट एज 65 है उसकी, रिटायरमेंट एज है, याद रखिएगा यहाँ पे, मिनिमम एज की यहाँ बात नहीं की गई है। बाकी कि जो जो भी कुछ है उसकी सैलरी वगैरह है वो सारा कैसा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है, सर्विस कंडीशंस वो इसी की भी हैं। अगर इसको रिमूव करना है तो भाई कैसे रिमूव होगा, वैसे ही होगा, कि
उसको रिमूव किया जा सकता है ना, या वो रिजाइन कर सकता है। पर अगर उसको रिमूव करना है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जाता है, कैसे किया जाता है कि जो हाउस है दोनों स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास करे, किस आधार पर कि भाई उसने मिसबिहेव किया या उसने काम करने की क्षमता नहीं बची है, कि वो इनकेपेबल हो गया है, मेंटली इनकेपेबल है, फिजिकली इनकेपेबल, ये आपको बता के इस ग्राउंड पे आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ, तब जाके इलेक्शन कमीशन हटेगा। इसीलिए जो है, और ऐसा क्यों रखा गया उसको, ऐसा समझ लीजिए ना, ताकि इलेक्शन कमीशन आजादी के साथ आराम से खुल के काम कर सके, उस पर किसी चीज का प्रेशर ना हो, क्योंकि उसको कोई हटाने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भी उसको हटा नहीं सकता, प्रेसिडेंट तो क्या चीज है। अगर हटाना तो क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट मिल के एक रेजोल्यूशन पास करेंगे उसको हटाने का, तब जाके वो हट सकता है, अदरवाइज नहीं हटने वाला। काम क्या करता है, उसका काम है जो इलेक्शन है सारे उनकी सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शंस देना, उनका कंट्रोल करना, कि जैसे इलेक्टोरल रोल्स बनने, वोटिंग लिस्ट बननी है तो वो करना। अब इलेक्शन कौन से, पार्लियामेंट के, यानी कि एमपी के, एमएलए के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। कौन से नहीं है, पंचायत के नहीं है भाई। पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज होगी, ये इलेक्शन इंडिया का इलेक्शन कमीशन नहीं कराता, उसके लिए क्या है, उसके लिए स्टेट के अलग इलेक्शन कमीशंस होते हैं। फिर जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी एमपी एमएलए की, वो डिटरमिन यही करते हैं कि कितनी उसका साइज होगा। वोटिंग लिस्ट, वोटर कार्ड, वोटिंग लिस्ट, वो सब ये तैयार करते, रिवाइज उन्हीं को करते हैं ये। फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देना, कि वो भाई कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट की या नेशनल की, उनको सिंबल अलॉट करना। फिर जब कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या होगा इलेक्शन के टाइम में, वो ये लगवाते हैं। फिर अगर किसी एमपी की डिस्कशन करनी है प्रेसिडेंट ने कि वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अगर उसने दल बदल लिया तो ये एडवाइस करता है उसको। ठीक है। हाँ, बस पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन के साथ इसका कोई कंसर्न या लिंक नहीं है जी। उसका कंसर्न कहाँ पे है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ है। राइट। सो दिस वाज समथिंग जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।